हेलो गाइस, तो इस सीरीज की आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो आपको एक ही लॉन्ग वीडियो में अब तक के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। यहाँ कहानी की शुरुआत 13 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में बताकर की जाती है। यहाँ पे अचानक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में चारों तरफ अराजकता फैल चुकी थी क्योंकि नॉर्दर्न इलाके के मोयन कल्ट ने साउथ पर हमला कर दिया था। उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाते हुए पूरे साउथ के साथ साथ सेंट्रल प्लेन्स में भी कब्जा कर लिया था। लेकिन तभी मार्शल वर्ल्ड को इस अराजकता से बचाने के लिए एक यांग जियो नाम का शॉर्टमैन सामने आता है। उसने अकेले ही उस मोयन कल्ट को पूरी तरह से हरा दिया होता है। उस फ्लैशबैक के बाद यहाँ सीन कट होता है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। इसका नाम यांग रैन है और यही हमारी इस सीरीज का मेन लीड है। ये अपने मास्टर के साथ एक टूटे फूटे खंडर में आया है। यहाँ पे यांग रैन अपने मास्टर से यही पूछता है कि वे कौन लोग हैं और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो मास्टर उसे एक खास तरह की ब्लेड शॉट देते हुए कहते हैं, तुम्हें इस चिंगी ब्लेड की सुरक्षा करनी है। जब मैं वापस ना आऊँ तो तुम इस ब्लेड को ले करके चोंग टाउन की तरफ निकल पड़ना। वो बच्चा मात्र 5 साल का है, अकेले ये सब कैसे करेगा ये सोच करके डर जाता है। अपने मास्टर से कहने लगता है कि भला एक अनाथ अकेले इस ब्लेड की सुरक्षा कैसे कर सकता है। ये कहता है कि वो अपने आखिरी दम तक अपने मास्टर के साथ फाइट करेगा। उसके मास्टर उसे खंडर में बंद करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जो यांग रैन होता है वो बाहर निकल के देखता है। वो अपने मास्टर को वहाँ अधमरी हालत में पाता है। मास्टर बुरी तरीके से घायल होते हैं जो कि यांग रैन को करते हुए बस यही जिम्मेदारी दे जाते हैं कि तुम्हें किसी को भी ये नहीं बताना है कि ये चिंगी ब्लेड तुम्हारे पास है। वो ये कहते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी एक बहुत ही बड़ा शॉर्टमैन बनता हुआ नहीं देख पाऊंगा। यांग रैन अपने मास्टर के जाने की वजह से बुरी तरीके से टूट जाता है। यहीं पे अपनी मास्टर के लाश के साथ ही उस चिंगी ब्लेड को दफन कर देता है कि समाधि पे खड़े होकर के अपने आप से ये वादा करता है उसके मास्टर ने उसे वो जो चेंग फेंग नामक शॉर्ट टेक्निक सिखाई है वो उसे आगे बढ़ाएगा और एक बहुत ही बड़ा योद्धा बन करके दिखाएगा। यहाँ सीन कट होता है और हमें यांग रैन को दिखाया जाता है जो कि अब एक 18 साल का यंग मैन बन चुका है। यहाँ पे उसके आसपास बैठे लोग ये बातें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस टकले और उसके साथियों का ये कहना होता है कि मोयन कल्ट को अकेले हराते हुए हमारे ब्लेड मास्टर यांग जियो ने जो अचीवमेंट पाई है वो आज तक कोई नहीं पा सका है, इसीलिए तो उन्हें चेंग फेंग पैविलियन का ब्लेड मास्टर कहा जाता है। लेकिन इस टाउन के लोगों का तो अपना ही अलग घमंड है। ये ब्लेड यूजर पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, तो कुछ भी औकात नहीं है कि हमारी तलवारबाजी का ये सामना कर पाएं। बेसिकली ये सभी लोग तलवारबाज होते हैं क्योंकि अपनी तलवारबाजी को ज्यादा महान और सुपीरियर समझते हैं ब्लेडमैन से। ये सुन के यहाँ यांग रैन से रहा नहीं जाता और वो उनके सामने ये चैलेंज करता है। इस चोंग टाउन को तलवारबाज भी एक सैक्रेड यानी कि पवित्र प्लेस मानते हैं, तो तुम लोगों की आगे हिम्मत कैसे हुई कि हमारे इलाके में आ करके हम ही जैसे ब्लेडमैन को तरह से नीचा दिखाने की। अगर तुम लोगों को अपनी तलवारबाजी पे इतना ही घमंड है तो क्यों ना यहाँ पे दो हाथ हो जाएं। जिस पे वो टकला यहाँ यांग रैन से कहने लगता है कि तुम एक मामूली से लकड़हारे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे तलवारबाजों के सामने ये चैलेंज रखने की। इतना कहते ही ये लोग आपस में यहाँ पे भिड़ जाते हैं। थोड़ी बहुत फाइट के बाद यहाँ यांग रैन उनसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या कहना है, अब मानते हो ना कि मेरी ये जो ब्लेड नाइफ है तुम्हारी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनते ही वो जो शॉर्ट मैन होता है अपनी तलवार निकाल लेता है और यहाँ यांग रैन पे अंधाधुंध हमले करने लगता है। यांग रैन यहाँ उन सभी का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन यही सोच रहा होता है कि अगर मेरे मास्टर उस ओल्ड मैन को ये पता चला यहाँ पे मार्केट में अपनी ब्लेड का यूज किया है, मुझे 1 महीने तक कपड़े धोने की सजा देगा। और कपड़े धोने की डर की वजह से वो उन सभी के आंखों में धूल झोंक करके वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। लेकिन वो जो टकला और उसके बंदे होते हैं यहाँ यांग रैन का पीछा करने लगते हैं। यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी ओल्ड मैन जू को दिखाया जाता है जो कि यांग रैन का मास्टर है। ओल्ड मैन जू यहाँ एकांत में बैठ करके मेडिटेट कर रहे होते हैं कि अचानक उन पे कोई हमला करता है। इस पे ओल्ड मैन उस हमला करने वाले को सामने आने के लिए कहते हैं जो कि एक लड़की होती है और ये चेंग फेंग पैविलियन की कमांडर ची है। यहाँ पे उस लड़की कमांडर ची ने उस बुढ़े पे एकाएक हमला करना शुरू कर दिया होता है। एक खास तरह की चीज ढूंढ रही है जो कि इसी ओल्ड मैन शू के पास है। ओल्ड मैन उसे वो चीज देने से इनकार कर देते हैं तो यहाँ कमांडर चीज होती है बुढ़े पे अपनी तलवार से अटैक करना जारी रखती है और यहाँ इन दोनों मास्टर्स के ही बीच एक भयानक फाइट होती है। उस कमांडर जी ने उस ओल्ड मैन पे हमला करने के लिए अपने सबसे बड़े मूव का इस्तेमाल किया होता है जो कि स्टार वीविंग शॉट टेक्निक होती है। हमले से वो ओल्ड मैन तो अपने आप को बचा लेता है। कमांडर ची से पूछने लगता है कि चैंग फेंग पैविलियन की
अंडर होकर के तुम खुद मेरे पास आई हो। लगता है कि तुम्हारे ब्लेड मास्टर यांग जियो ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। जिस पे कमांडर ची उससे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास क्या लेने आई हूँ। हमारे ब्लेड सेक्ट का एक लेटर तुमने कई सालों से अपने पास रखा है। इस लेटर की हमें कई सालों से तलाश है। उस लेटर को हमें हैंड ओवर कर दो और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन ओल्ड मैन ये कहते हुए कि वो लेटर तो तुम लोगों को कभी नहीं मिल पाएगा, वापस से उस कमांडर ची के साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ सीन कट होता है और वापस से हमें यांग रैन को दिखाया जाता है, जो उन बेवकूफों से बचते हुए अभी भी भाग रहा होता है। यांग रैन का पीछा करते हुए ये सभी अपना मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन तब भी ये हार नहीं मानते। दोनों बंदे ही यहाँ पे यांग रैन को घेर लेते हैं और उसे यहाँ मारने की धमकियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पे माहौल बदल जाता है और आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। चारों तरफ वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। उस खतरनाक फॉर्मेशन से निकलती हुई डार्क शैडोज जो होती हैं, वो स्टोन के सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अमेजिंग पार्ट ये होता है कि जैसे ही वो शैडोज जो होती हैं हर एक बंदे को टच करती हैं, ये सभी बंदे वहाँ पे बेहोश होकर के गिरने लगते हैं। लेकिन सिर्फ यांग रैन ही ऐसा होता है जिसकी बॉडी में वो शैडो प्रवेश तो करती है, लेकिन इस शैडो फॉर्मेशन का उस पे कोई भी असर नहीं होता। यहाँ सीन कट होता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि इस शैडो फॉर्मेशन को कास्ट करने वाली और कोई नहीं बल्कि कमांडर ची ही होती है, जिसने उस ओल्ड मैन से उस लेटर को निकलवाने के लिए तरह के खतरनाक डार्क फॉर्मेशन को क्रिएट किया होता है। आगे उस फॉर्मेशन का असर ओल्ड मैन पे भी दिखने लगता है। यहाँ कमांडर जी उस ओल्ड मैन को यही धमकी देती है कि मेरे इस शैडो फॉर्मेशन ने इस इंटायर माउंटेन के साथ साथ इस टाउन को पूरी तरह से कवर कर लिया है। बुड्ढे तो अच्छी तरीके से जानता है कि हमारी इस चैंग फैंग का ये जो शैडो फॉर्मेशन है, इसकी पकड़ से आज तक कोई बच नहीं पाया है। सीधे सीधे उस लेटर को हमारे हवाले कर दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन ओल्ड मैन यहाँ पे अपनी बची कुची पावर का यूज करके वहाँ से भाग जाता है, जिस पे कमांडर ची ये कहते हुए कि मुझसे बचना इतना आसान नहीं होगा, वो अपनी बर्ड को उसके पीछे लगा देती हैं। आगे उस शैडो फॉर्मेशन के चपेट में जितने भी लोग आए होते हैं वे सभी के सभी बेहोश पड़े होते हैं। इस घटना को देख करके यांग रैन पूरी तरह से घबरा जाता है कि आखिर अभी भी यहाँ पे हुआ क्या था। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं उसके मास्टर ओल्ड मैन जू की भी तो ऐसी हालत नहीं हो गई है। कि जब यांग रैन अपने मास्टर के पास जाता है तो उनकी भी यही हालत होती है। ओल्ड मैन जू यहाँ ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ यांग रैन पे इस शैडो फॉर्मेशन का असर क्यों नहीं हुआ। यांग रैन इस बात का जवाब नहीं जानता, इसीलिए इस बात को टाल देता है। यहाँ ओल्ड मैन जू की हालत खराब होने लगी थी, इसीलिए वो यांग रैन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसे बताते हैं कि मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ। पेड़ की जड़ों के नीचे तुम्हें एक सीक्रेट लेटर दिखेगा। तुम्हें इस लेटर को पर्सनली ईस्टर्न सी की मास्टर, जो कि जुआनजेन सेक्ट की लीडर भी है, ली शुए को हैंड ओवर करना होगा। लेकिन याद रखना ये लेटर बहुत ही ज्यादा कीमती है, वजह से इन बीते सालों में कईयों की जान जा चुकी है। इस लेटर को ले जाते हुए तुम्हें शायद बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन ये लेटर जब तुम डिलीवर कर दोगे तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। ये आने वाले टाइम में इस पूरे मार्शल वर्ल्ड की जो किस्मत है वो सिर्फ इस लेटर पे ही निर्भर करती है। जर्नी के दौरान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। याद रखना कि तुम्हें किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। इतने में कमांडर जी का जो पक्षी होता है इन्हें ढूंढ लेता है। अब आगे ओल्ड मैन जू जो होते हैं वो यांग रैन से कहते हैं कि तुम इस कुएं के अंदर चले जाओ। तो एक सीक्रेट रास्ता निकलता है जो कि तुम्हें तुम्हारी जर्नी की तरफ ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे यांग रैन जो होता है वो ओल्ड मैन को इस तरह से अकेले छोड़ के जाने से कतरा रहा होता है, इसीलिए माजरा क्या है ये जानने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पे वो लड़की कमांडर जी आ जाती है, क्योंकि ओल्ड मैन से कहने लगती है कि बुड्ढे तुझ में तो काफी ज्यादा शक्तियां अभी भी बाकी है। मानना पड़ेगा कि हमारे ब्लेड मास्टर यांग जियो के तुम मास्टर रह चुके हो, इसीलिए तो शैडो स्ट्रैक से घायल होने के बावजूद भी तुम इतनी दूर तक भाग के यहाँ आ सके। अब ये सुनकर के यहाँ जो यांग रैन होता है पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तो उसके मास्टर ओल्ड मैन जू ने उसे अब तक ये क्यों नहीं बताया था। वो यांग जियो जो है जिसे सब ब्लेड मास्टर कहते हैं, वो उसी ओल्ड मैन जू का ही एक डिसाइपल था। आगे जो कमांडर ची होती है फिर से उस बुढ़े को धमकी देने लगती है कि अभी उस लेटर को जिसे तुम छुपा रहे हो मेरे हवाले कर दो। आगे ओल्ड मैन उस कमांडर से ये कहते हुए कि यांग जियो भले ही मेरा एक डिसाइपल था, लेकिन उसे मैंने हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना ही सिखाया था, कि इस तरह के काले जादू का यूज करके लोगों को परेशान करना, क्योंकि मेरे शिष्य कभी भी इस तरह के डार्क मैजिक कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे इनकी वापस से फाइट शुरू हो जाती है। वो जो कमांडर ची होती है वो आसानी से ओल्ड मैन को यहाँ पे हरा देती है, क्योंकि एक बार अगर कोई शैडो स्टैक से हिट हो जाता है
इवन ब्लेड सेक्ट के मेंबर भी इस स्ट्राइक का सामना नहीं कर पाते। तो बुड्ढे तेरी क्या ही औकात कि तू इस स्ट्राइक का सामना कर पाएगा, सीधे सीधे उस लेटर के बारे में बता दे वरना तेरी जान ले लूंगी। जिस पे ओल्ड मैन उससे कहता है कि मुझे मारना है तो मार डालो, वैसे भी मेरी जिंदगी अब वर्थलेस है क्योंकि अब मुझे मौत का डर नहीं है क्योंकि मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। इतने में ही उस कमांडर जी को वहाँ पे किसी के छुपे होने का एहसास हो जाता है। इससे पहले कि वो उस ओल्ड मैन को जान से मार दे, वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। ग्रैंड ओल्ड मैन को बचाने के लिए बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें जिस लेटर की तलाश है वो मेरे पास है, मैं तुम्हें ये बेकार सा लेटर दे देता हूँ, मेरे मास्टर को छोड़ दो। यहाँ पे यांग रैन के गले पे कोई निशान ना देख करके वो जो कमांडर ची होती है वो भी हैरान रह जाती है, आखिर ये कौन सा बंदा है जो कि शैडो स्ट्रैक से इतनी आसानी से बच गया। जिस पे यांग रैन उससे कहता है कि अपनी इस शैडो की बकवास बंद करो और मेरे मास्टर को रिलीज कर दो। इस तरह का निडर जवाब सुन करके यहाँ जो कमांडर ची होती है वो यांग रैन को धमकी देने लगती है, हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, चाहो तो अभी तुम दोनों को मार सकती हूँ, हमारी लाश के पास से उस लेटर को लेने में ज्यादा मजा आएगा। बातों में उसे उलझा देती है और अपनी बर्ड को इशारा करती है कि वो उस लेटर को झपट ले। जो ईगल होता है वो उस लेटर पे झपट्टा मारता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन जू जो होते हैं वो उस ईगल को एक पत्थर से मार करके गिरा देते हैं। वो लेटर जो होता है वो ईगल के मुंह से छूट जाता है और फिर यहाँ जो यांग रैन होता है वो झट से उस लेटर को पकड़ लेता है। इतने में वो जो कमांडर ची होती है उसने उस ओल्ड मैन जू को मार दिया होता है। आगे मरते हुए सही यहाँ पे ओल्ड मैन जू ने यांग रैन को उस कुएं में धक्का दे दिया होता है ताकि वो उसके खुफिया रास्ते से बाहर निकल पाए। वो उसे जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रॉमिस को याद रखना होगा कि इस लेटर को तुम्हें सही सलामत पहुंचाना है, कि वो अपनी बची कुची पावर का यूज करके उस कुएं को वहीं पे ढह देते हैं ताकि ये जो कमांडर ची है उसका पीछा ना कर पाए। कि यहाँ पे जो यांग रैन होता है वो अपने उसी मोमेंट को याद करने लगता है, इस तरह से जब उसके पहले मास्टर की मौत हुई थी तो इसी ओल्ड मैन जू ने ही उसका हाथ थामा था और उसे अपने साथ ले गए और इतने सालों तक उसकी परवरिश की। बाकी यांग रैन जो होता है वो उस सीक्रेट रास्ते से जंगल की तरफ बाहर निकलता है। यहाँ पे उसे जंगल के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। यही लड़की हमारी इस सीरीज की फीमेल लीड है। ये चोंग टाउन की तरफ जाना होता है लेकिन रास्ते में ही दो डिसाइपल जो कि चेंग फिंग पैविलियन के ही जूनियर डिसाइपल्स है इसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम कौन हो और किधर जा रही हो और बिना हमारी परमिशन के तुम इस चोंग टाउन में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि इसकी घेराबंदी की जा चुकी है। लड़की इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाए इसका जवाब जानने के लिए बुक में देखने लगती है कि अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा रास्ता रोक लेता है तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसके जवाब में बुक में ये लिखा होता है कि इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए बहुत ही कम बात करें और सेक्ट लीडर की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अकड़ के जवाब दें। वो लड़की वहाँ पे वैसा ही करती है। वो अपना परिचय देते हुए इन दो जूनियर डिसाइपल से कहती है कि इसका नाम जियान शुई है जो कि बाशान कैंडल लाइट शॉर्ट सेक्ट की लीडर है। आगे वो कहती है कि वो कहीं जा रही है लेकिन वो जहाँ जा रही है इसके बारे में तुम लोगों को नहीं बता सकती हूँ। जियान शुई के ये जवाब सुन के और उसके सेक्ट का नाम कैंडल लाइट सेक्ट है ये सुनते ही वे दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इतने कम एज की लड़की इस सेक्ट की लीडर कैसे हो सकती है, क्या तुमने हमें गधा समझ रखा है जो हम तुम्हारी इस फेक आइडेंटिटी को सच मान लेंगे। आगे वे दोनों जूनियर डिसाइपल्स फिर से उसे उकसाना शुरू कर देते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए वो अपने बुक में चेक करने लगती है। अगर कोई तुम्हें उकसाता है तो इसका जवाब कैसे देना चाहिए। जवाब में लिखा होता है कि अगर कोई तुम्हें उकसाए इसका जवाब अपनी तलवार से देना चाहिए। जियांग शुई बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपनी तलवार निकालती है। इसकी इस तरह की हरकतें देख करके यहाँ पे जो यांग रैन है वो सोचने लगता है कि ये हर काम करने से पहले आखिर बुक में क्या देखती है, ये किस तरह की लीडर है। तलवार निकालने के लिए इसे बुक में जवाब ढूंढने की जरूरत पड़ती है। अब आगे वे दोनों डिसाइपल्स भी यहाँ जियांग शुई पे टूट पड़ते हैं, लेकिन जियांग शुई वाकई में एक सेक्ट के लीडर होती है। उसने तो अपने तलवार की एक ही स्ले का यूज करते हुए उन दोनों डिसाइपल्स को वहीं ढेर कर दिया होता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है अपने घोड़े पर सवार होने के लिए तो उसका घोड़ा ही वहाँ से गायब होता है। यांग रैन ने इस मौके का फायदा उठाया होता है और वो उसके घोड़े को ही चुरा के भाग लेता है। लेकिन जियान शुई का घोड़ा उसका बहुत ही वफादार और पालतू जानवर है। इसके एक सीटी मारती ही वहाँ जो घोड़ा होता है वो यांग रैन को नीचे गिराते हुए वापस से अपनी मालकिन के पास लौट आता है। यहाँ पे यांग रैन अपने मास्टर की मौत के बाद उसी बर्फीले जंगल में भटक रहा होता है और एक्सेसिव ठंड के कारण वहीं पे जम के बेहोश हो जाता है और यहीं पे ओल्ड मैन जू की एंट्री होती है जो कि शराब के नशे में धुत होते हैं। यहीं पे उन्हें यांग रैन मिला होता है जो कि उसे देखते ही अपने साथ ले जाने का निर्णय करते हैं।
अब आगे यहाँ सीन कट होता है और उस घोड़े से गिरने के बाद यांग रैन को काफी देर के बाद होश आता है। यहाँ जियान शुई घोड़े से पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सुन के यांग रैन बौखला जाता है और उसी पे ही भड़कने लगता है कि एक तो तुम्हारे घोड़े ने मुझे गिरा दिया है, तुम मुझे पूछने के बजाय इस घोड़े से पूछ रही हो जिसने मुझे ही गिरा दिया था। आगे जियान शुई फिर से अपनी बुक में चेक करने लगती है कि एक घोड़े चोरी करने वाले के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो किताब में देख करके डिसाइड करती है कि इस जैसे चोर का सामना तो मेरी तलवार ही करेगी। आगे जियान शुई उसकी पिटाई जारी रखती है और उससे कई तरह के सवाल पूछती है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। जैसे ही यहाँ पे यांग रैन अपना नाम और पता बताता है कि वो चोंग टाउन से आया है। अब यहाँ जियान शुई को चोंग टाउन की तरफ ही जाना होता है, इसीलिए वो यांग रैन से कहती है कि मैं तुम्हारे घोड़े चुराने की बात भूल जाऊंगी, तुम्हें मुझे उस टाउन की तरफ ले जाना होगा। यांग रैन जियान शुई को उस तरफ ले जाने लगता है। इससे में उससे पूछता है कि क्या बशान के सभी लोग इस तरह के शॉर्ट टेम्पर होते हैं? जरा सी बात पे वो इस तरह से भड़क जाते हैं। हमारे सेक्ट का वाकई नाम कैंडल लाइट सेक्ट है। सुनते ही जियान शुई भड़क जाती है, उससे कहती है कि अपने शब्दों पे जरा काबू रखो, मेरे या मेरे सेक्ट के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे गाइड हो। पर सीन कट होता है और हम कमांडर ची को देखते हैं। इसने अपने ब्लेड सेक्ट पैविलियन के सभी डिसाइपल्स को ये अलर्ट कर दिया होता है इस चोंग टाउन के आने और जाने वाले सभी रास्तों पे पहरा दिया जाए, उनसे ना तो कोई जा पाए और ना ही इसमें कोई प्रवेश कर पाए। पूरी तरह से इस टाउन को सील कर दो और सभी रास्तों पे पहरे लगा दो। टाउन का कोना कोना छान मारो, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वो लेटर अपने पास चाहिए। आगे वो बंदा उससे पूछता है कि जो लोग टाउन में उस शैडो स्ट्राइक के कारण बेहोश पड़े हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं, उनका क्या किया जाए। कमांडर ची उन्हें ऑर्डर देती है कि उन सभी को जल्द से जल्द खत्म कर डालो, क्योंकि उन सभी का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा हो सकता है। अब आगे पहरे को सख्त तरीके से बढ़ा दिया जाता है। लोग उस शैडो स्ट्राइक के कारण अफेक्टेड हो चुके थे। सारे डिसाइपल उन सभी को ढूंढ करके जान से मार डालते हैं। यहाँ पे जो लोग थोड़ी बहुत वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, शैडो स्ट्राइक से अफेक्ट होने के कारण उन सभी की इनर स्ट्रेंथ अब खत्म हो चुकी थी। ये वो बिना लड़े ही यहाँ पे उन डिसाइपल्स के द्वारा मारे जाते हैं। स्टोन में अनगिनत लोग मारे जा चुके थे। इसके बारे में मास्टर हुआ नामक बंदा यहाँ कमांडर ची से कहता है, पर इसी तरह के तुम और भी ऑर्डर्स जारी रखोगी तो ये हमारे लिए आगे चल करके खतरा बन सकता है। यहाँ कमांडर ची उसे ये एग्जाम्पल देती है कि अगर जंगली घास बहुत ही ज्यादा फैल जाए, हटाने के लिए जड़ से उखाड़ना ही पड़ता है, फिर वही घास आगे चल करके हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। और अगर तुम्हें मेरी इस ऑर्डर पे शक है तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो इन शैडो स्ट्राइक वालों के साथ हुआ है। जिसपे मास्टर हुआ उससे कहते हैं कि मैं अपनी वफादारी साबित करने के लिए यहाँ अपनी जान भी दे सकता हूँ। आगे वो भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उन डिसाइपल के साथ कत्लेआम मचाने के लिए लग जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काफी देर तक जंगल में चलने के बाद जियांग शुई को यह एहसास होता है रास्ता तो टाउन की तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ यांग रैन से सवाल पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे किस तरफ ले आए हो। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यांग रैन तो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो वापस से उसी चोंग टाउन की तरफ जाएगा जहाँ उसे खतरा है। तो यहाँ पे अपने पुराने मास्टर के समाधि पे आया होता है। इस टाउन को छोड़ के जाने से पहले वो इन्हें अलविदा कह सके। आगे जियांग शुई उस पे अपनी तलवार तान देती है और उससे कहती है कि ये तो टाउन की तरफ जाने का रास्ता नहीं है, आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। यांग रैन उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक बहुत ही लंबी और खतरनाक जर्नी पे निकल पड़ा है। स्टोन को चारों तरफ से चैंग फेंग के डिसाइपल्स जो है उन्होंने घेर रखा है। से अपनी जान बचा करके भाग आया हूँ। मैं वापस से उस खतरे में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जियांग शुई उससे कहती है कि चेंग फेंग पैविलियन हमेशा धर्म के रास्ते पे चला है, इस तरह की नीच हरकतें नहीं कर सकते आम लोगों को परेशान करने के लिए। मास्टर यान जुई तो पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लीडर है, उसके लोग भला इस तरह के डार्क मैजिक वाले शैडो स्ट्राइक का क्यों इस्तेमाल करेंगे आम लोगों के खिलाफ। तुम्हारे जरूर कुछ और मोटिव्स हैं, इसीलिए तुम यहाँ पे बातें बना रहे हो। यांग रैन उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, अब मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखानी ही होगी। जियान शुई ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उसे रस्सी से इस तरह से लटका दिया होता है। हाँ, यांग रैन के सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती है और वो बस चिल्लाता ही रह जाता है कि मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ करके मत जाओ। अब अपने आप को यहाँ छुड़ाने के लिए यांग रैन कई तरह की कोशिश करता है। इसी कोशिश में यहाँ दिन से रात हो जाती है। आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम यंग मास्टर शियाओ है। इसे एक अमीर आदमी ने हायर किया है अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। वो किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहा होता है। यहाँ पे वो जो अमीर बंदा होता है शियाओ की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। शियाओ उस बंदे से कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ 300 सोने की मुद्राएं दी हैं, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही बन सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा बदसूरत है, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ये भद्दा ही दिख रहा है।
इस बात से वो अमीर बंदा चिढ़ जाता है और यहाँ इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ शियाओ जो है उसके पास कमाल का मार्शल आर्ट का टैलेंट है, तो उस अमीर बंदे को मात्र अपने ब्रश के एक ही स्ट्रोक में उसका काम तमाम कर दिया होता है। आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें वापस से यांग रैन को दिखाया जाता है कि कई सारी कोशिशें करके अब थक चुका था। मास्टर से माफी मांगने लगता है, कहते हुए कि मुझ जैसा बंदा जो कि जितना ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड है, आगे चल करके एक महान ब्लेड मास्टर बन सकता था, उसकी इस तरह से यहाँ पे मौत हो जाएगी, इसके लिए वो शर्मिंदा है। ब्लेड का नाम लेते ही उसे याद आता है कि उसके पास भी तो इस तरह की एक ब्लेड नाइफ है, और फिर वो बेवकूफ अपने आप को उस ब्लेड नाइफ से छुड़ा लेता है। ऐसे ही वहाँ से यांग रैन जाने लगता है इस उम्मीद में कि अब उस खतरनाक लड़की से दोबारा पाला ना पड़े। रास्ता चेंगफेंग पैविलियन के कुछ डिसाइपल्स रोक लेते हैं। उन डिसाइपल्स का हेड गो जैंग नाम का एक बंदा होता है, जो कि यहाँ पे यांग रैन से सवाल जवाब करने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे शक के दायरे में पहले नंबर पे हो। वो उससे कहता है कि लेटर चुराने के साथ साथ तुम पे एक और आरोप है। हमारे जो लीडर है वो तुम्हारी जांच करना चाहते हैं कि आखिर क्यों तुम उस शैडो स्ट्राइक के अटैक से बचे रह गए। आखिर तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसके कारण उस शैडो फॉर्मेशन ने तुम पे जरा भी इफेक्ट नहीं डाला। इसे ही इसका रीजन हमें पता चल जाएगा, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर वापस पहुंचा देंगे। का नाम सुनते ही यांग रैंग उससे कहता है कि तुम सभी के कारण ही आज मेरा कोई घर नहीं है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और वापस से हमें कमांडर ची को दिखाया जाता है। आज जो डिसाइपल यहाँ यांग रैन की खबर लेने आया था वो उसे ही जान से मार डालती है। इस पे मास्टर हुआ उससे कहता है रैंग उस यांग रैन को पकड़ने के लिए गया है, फैसला करने में बहुत ही कच्चा है, मुझे लगता है कि वो उस लड़के को नहीं पकड़ पाएगा। जिस पे कमांडर ची उससे कहती है कि अगर वो उस लड़के को नहीं पकड़ पा रहा है तो हम उस पे एक ऐसा आरोप लगाएंगे, इनाम को पाने के लालच में इस पूरी टॉन के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पे इतने सारे लोग जो मारे गए हैं, आखिरकार इसका ब्लेम किसी न किसी के ऊपर तो डालना ही था, तो क्यों ना इसका ब्लेम उसी यांग रैन पे ही डाल दिया जाए। यहाँ पे कमांडर ची की ये साजिश होती है कि उसने यांग रैन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया होता है कि जो भी इसे पकड़ के लाएगा भारी इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये एक वांटेड क्रिमिनल है। ने इस चोंग टाउन के 15 से भी ज्यादा घरों को उजाड़ दिया है और कई सारे लोगों की हत्याएं की है। यहाँ सीन कट होता है और हमें वापस से उसी यंग मास्टर शियाओ को दिखाया जाता है। यहाँ वो लड़की उसके सामने ये प्रस्ताव रखती है कि अगर तुम इनाम पाने की इतनी ही आती हो तो चेंगफेंग पैविलियन वालों ने एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बहुत ही भारी इनाम की रकम घोषित की है। अगर तुम उस बंदे को पकड़ लेते हो तो अपने सिर्फ एक ही मूव से तो क्या इससे कई ज्यादा गुना गोल्ड कॉइन्स कमा सकते हो। चेंगफेंग पैविलियन का नाम सुनते ही शियाओ उस लड़की से कहता है मुझे इनके मामलों में दखल देने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी ये काम करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम्हारी खूबसूरती को निहारना है, क्योंकि ब्यूटी को निहारने से सुकून मिलता है, सुकून ही मेरी इस लंबी जिंदगी का राज है। वहाँ पे उसकी फ्लर्टिंग स्किल काफी कमाल की होती है और वो इस बात को टालते हुए वापस उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक दूसरा प्रपोजल भी है। तो वो उसके कान के पास शैडो ब्लेड का नाम लेती है। इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है और ये शैडो ब्लेड क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब आगे हमें जियान शुई को दिखाया जाता है, जिसका रास्ता चेंगफेंग पैविलियन के 2 डिसाइपल्स फिर से रोक लेते हैं। कि कड़ी पहरेदारी को देख करके यहाँ जियान शुई समझ जाती है, लगता है कि वो यांग रैन चेंगफेंग पैविलियन के बारे में जो कह रहा था वो सच है। आगे वो उन 2 बंदों से कहने लगती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस टाउन में क्या चल रहा है, वरना मुझे अपने शॉट निकालने में यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। इतने में वहाँ पे और भी ज्यादा डिसाइपल्स आ जाते हैं, क्योंकि जियान शुई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। धमकी देने लगते हैं कि इस टाउन को सील कर दिया जा चुका है, तुम इतनी कड़ी पहरेदारी के बावजूद इस टाउन के अंदर घुसने की कोशिश करती हो तो फिर हमारे पैविलियन के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ जियांग शुई को इस बात पे शक होता है, लेकिन इनकी धमकी से उसे यकीन आ जाता है कि जिस चोंग टाउन को यहाँ पे ब्लेड मास्टर्स के लिए एक सेक्रेट प्लेस माना जाता था, कार आज उसी टाउन के अंदर आने के लिए आईटीएस चेंगफेंग पैविलियन के लोग इस तरह से रुकावट क्यों डाल रहे हैं। जियांग शुई उनसे कई सारे सवाल पूछने लगती है, जिसपे वो डिसाइपल उससे कहते हैं, वो डिसाइपल्स उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि भला तुम कौन होती हो, तुम्हारा कोई ओहदा नहीं है जिससे कि चेंगफेंग पैविलियन के लोग तुम्हें एक्सप्लेन करें। अब उनमें से एक बंदा सामने आता है और यहाँ जियान शुई के साथ बदतमीजी करने लगता है, ये कहते हुए अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा कर सकता हूँ, तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम सभी को ही खुश करना पड़ेगा। इससे आगे वो और कोई अश्लील बात उससे कह पाता, यहाँ जियान शुई ने एक ही स्ट्रोक में उसका काम तमाम कर दिया होता है और बाकियों से कहती है कि और किसी को भी जवाब चाहिए तो वो मेरी तलवार का सामना करे।
यहाँ पे वो सारे डिसाइपल्स अब जियांग शुई पे टूट पड़ते हैं और इन दोनों के बीच यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है। जियांग शुई बस यही सोच रही होती है कार्ल चेंगफिंग पैविलियन, जो कि धर्म के रास्ते पे हमेशा चलता था और न्याय का साथ देता था, एक टाइम पे पूरे मार्शल वर्ल्ड में पीस कायम की थी, तो उसके डिसाइपल इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। इस चोंग टाउन में कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में मुझे जानना होगा, इसलिए वो अपने घोड़े के साथ वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। यहाँ पे जियांग शुई को यांग रैन की कही हुई बात पे पूरी तरीके से यकीन आ चुका था। इधर सीन कट होता है और हम दूसरी तरफ यांग रैन को देखते हैं। इसका रास्ता अभी उन चेंगफिंग पैविलियन के डिसाइपल्स ने रोक रखा था। यहाँ पे यांग रैन वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन वे डिसाइपल उसे ऐसा नहीं करने देते। इसी चक्कर में यहाँ इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और वे सारे डिसाइपल्स एक साथ ही यहाँ यांग रैन पे अटैक करना जारी कर देते हैं। यांग रैन उन सब का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाता और बुरी तरीके से पिट रहा होता है। खाते खाते उसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है कि तभी वो अपने मास्टर के समाधि के पास आके रुकता है। वही चिंगी ब्लेड के बारे में याद आता है। यांग रैन ने ही अपने मास्टर की लाश के साथ इस समाधि में यहाँ पे काट रखा था। वो उसके पास कोई चारा नहीं होता है। वो अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कि वो कभी भी इस ब्लेड का यूज नहीं करेगा, वो इस प्रॉमिस को तोड़ देता है। उस चिंगी ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे उसके मास्टर ने इस ब्लेड को उसे यूज करने के लिए सख्त मना किया होता है। इतने सालों से वो उसके मास्टर इस ब्लेड की सुरक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ यांग रैन ने उस ब्लेड को अपने हाथ में ले लिया है। जैसे ही वो इस ब्लेड की पावर को महसूस करते हुए यहाँ पे चेंगफिंग नामक टेक्निक को यूज करता है, मानो कि इस ब्लेड की पावर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है कि उसकी पावर ने यहाँ पे यांग रैन को ही पूरी तरह से पजेस कर लिया होता है। और यहाँ पे यांग रैन को हम एक नए अवतार में देखते हैं। उसके पास इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पावर आ चुकी थी पोजीशन के कारण कि चंद ही सेकंडों में वो उसने सारे डिसाइपल्स का यहाँ काम तमाम कर दिया होता है। उसकी इस पावर को देख करके यहाँ जो गाओ जैंग होता है वो भी समझ जाता है और तो और कोई नहीं बल्कि उसी ब्लेड डिमन का पोजीशन है, जो कि अभी इस लड़के पे हावी हो चुका है। पे हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लेड के अंदर ऐसी एक्सट्रीम पावर है, इसने पूरी तरह से यांग रैन को अपने वश में कर रखा है। यहाँ पे सीन कट होता है और तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है। अगले एपिसोड की शुरुआत कमाल के सीन से होती है, जहाँ हम यांग रैन को देखते हैं। उस ब्लेड डिमन के पोजीशन के कारण उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो लगातार उस गुओ जैंग पे अटैक करने लगता है। वो बंदा यहाँ लगातार यांग रैन के अटैक्स को डॉज करता हुआ उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फाइनली उसके ब्रश के एक ही स्ट्रोक के अटैक से तो यांग रैन होता है वो नीचे गिरता है। वो अपनी पोजीशन से बाहर निकल आता है और यही सोच रहा होता है कि अभी अभी उसके साथ आखिर क्या हुआ। वो गुओ जैंग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और यांग रैन उस ब्लेड को पकड़ते ही अपनी मास्टर से मदद मांगता है कि आगे वो क्या करे। के अंदर से आवाज निकलती है कि जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दो, और वही ब्लेड ही यांग रैन को उस बंदे से कहीं दूर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जियांग शू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन चेंगफिंग पैविलियन के डिसाइपल से बचते हुए भाग रही होती है। तभी उसके सामने आके यहाँ पे यांग रैन गिरता है। जियांग शू उसके पास वही सीक्रेट लेटर देख लेती है। जियांग शू भी उसे देख करके यहाँ अफसोस करने लगती है कि अगर उसने यांग रैन को पेड़ से नहीं लटकाया होता, वहाँ से ये भाग चुका होता। उसी की वजह से वो यहाँ पे फंसा है। ये वो यांग रैन की मदद करने का डिसाइड करती है। उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। इधर जो वो गो रैंग और उसके डिसाइपल्स होते हैं यहाँ जियांग शुई को धमकी देने लगते हैं। बंदा जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रही हो वो एक डिमन पोजीशन का शिकार है, एक अपराध करके भागा है, इसीलिए इसे हमें सौंप दो। उसके डिसाइपल्स यहाँ गो से कहते हैं कि हमारे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती इस चोंग टाउन में घुसपैठ करना चाहती है, इसलिए इन दोनों को ही बंदी बना लिया जाए। इतने में जियांग शुई जो होती है वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तलवार से निकलती हुई ल्यूमिनस एनर्जी को देख करके जैंग जो होता है वो समझ जाता है कि ये जियांग शुई कोई मामूली बंदी नहीं, पास एक खास तरह की इल्यूमिनेशन शॉट है। अभी के लिए हमारे ब्लेड पैविलियन सेक्ट को और भी ज्यादा दुश्मन बनाना भारी पड़ सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे पंगा लेने का डिसाइड नहीं करता और वहाँ से बैक ऑफ कर लेता है। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वही जो मास्टर गो होता है सारी खबर अपने कमांडर ची को पहुँचाता है। सुनते ही वो बौखला जाती है और उसी के ही एक डिसाइपल को जान से मार डालती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो लेटर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाल में मुझे वो लेटर चाहिए था, तो तुमने यांग रैन को जाने कैसे दिया? अब मुझे तुम्हारे इंटेंशंस पे शक हो रहा है। जिस पे मास्टर गो से कहने लगता है कि एक मामूली से लेटर के लिए, लेटर भी जो कि खुद ही ब्लेड सेक्ट का ही है, आपने इतनी ज्यादा यहाँ पे तबाही मचा दी है, इतने ज्यादा लोगों को मरवा दिया। इतनी तबाही मचाने के बावजूद आप मेरी ही इंटेंशंस पे शक कर रही हैं। कमांडर, मुझे तो आपके इरादे सही नहीं लगते।
जिसपे कमांडर ची उससे कहती है कि ये सिर्फ उस एक मात्र लेटर की बात नहीं है। अरे ही इस डिसाइपल ने तो बताया, जिसे मैंने अभी भी मारा है, कि उस यांग रैन के पास एक खास तरह की ब्लेड है जिसका यूज करते ही ड्रामेटिकली एक डिमोनिक पोजीशन का शिकार हो गया। तो क्या तुम्हें ये बात हैरान नहीं कर दी कि ऐसी डिमोनिक एनर्जी वाला ब्लेड वो अपने साथ लिए फिर रहा है? जिसपे मास्टर गो उसे कहता है कि वो एक मामूली सा कंट्री बॉय है और आपने अपने यहाँ अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है और इस पूरे चोंग टाउन में इस तरह से जो कत्लेआम मचाया है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इनकी ये जो सारी बातें होती हैं वो पर्दे के पीछे इनका एक और हिट सुन रहा होता है कि कमांडर ची को यहाँ पे कुछ इशारा करता है। उसके इशारे से ही यहाँ पे जो कमांडर ची होती है उल्टा मास्टर गो पे ही आरोप लगाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने सुपीरियर की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की। तुम्हारे इस तरह के बर्ताव से मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकती हूँ। कि कमांडर ची अपनी तलवार उस पे तान देती है पहले कि वो उसे जान से मार डालती। उस पर्दे के पीछे बैठा जो सुपीरियर होता है यहाँ कमांडर ची को रोकता है, फिर मात्र अपने एक इशारे से ही यहाँ पे वही शैडो फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जिससे निकलती हुई मैजिक वाले वो जो शैडोज होते हैं वो उस मास्टर गो पे हमला कर देते हैं। वो डार्क शैडो स्ट्रैक्स उसे हिट करती हैं। पहले भी देखा है कि जो भी इस शैडो स्ट्रैक के अटैक में आता है कि ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे मौत हो जाती है। उस मास्टर गाँव का वहीं पे खेल खत्म होता है और यहाँ सीन चेंज होता है जहाँ पे चोंग टाउन के हर एक चौराहे पे यांग रैन की वांटेड पोस्टर जारी कर दी जाती है। वे उसे पकड़ के लाएगा उसे एक भारी इनाम दिया जाएगा। उस वांटेड पोस्टर में बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और उस पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ यांग रैन ने चोंग टाउन के से भी ज्यादा घरों के लोगों को स्लाउटर कर दिया है, कई सारे अनगिनत लोगों को जान से मार दिया है। ये मात्र 18 साल का एक यंग लड़का है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलर है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान शुई ने यहाँ यांग रैन को बचा लिया होता है। रैन को होश आता है और वो जियांग शू से कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे बचाओगी। आज के बाद से मैं कसम खाता हूँ ना ही तुम्हारे उस कैंडल लाइट सेक्ट के बारे में और ना ही तुम्हारी किताब में बार बार देख करके फैसले लेने की बात पे तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। आगे यांग रैन उससे पूछता है कि तुम्हें चोंग टाउन जाना था, क्या तुम वहाँ से होकर के आई हो? जिसपे जियांग शू उसे बताती है कि उसे टाउन के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। तुमने ठीक कहा था, चैंग फेंग पैविलियन के डिसाइपल्स ने मुझे अंदर जाने से रोक लिया। साथ ही मुझे लगता है कि उस टाउन में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है और वैसे भी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारी बॉडी में एक अजीब सी डिमोनिक एनर्जी को नोटिस किया है। तुम्हें देखने से लगता था कि तुम अपने होश हवास में नहीं थे, तुम्हें किसी ने पजेस कर रखा था। क्या तुम्हारे अंदर वो जो डिमोनिक एनर्जी आई थी क्या वो उस ब्लेड की वजह से है? अब ये सुनते ही यहाँ जो यांग रैन होता है अपनी ब्लेड को ढूंढने लगता है लेकिन ये ब्लेड उसके पास ही होता है। यहाँ यांग रैन उसे बताता है कि ये डिमोनिक ब्लेड आखिर कैसे हो सकता है, ये तो मेरे मास्टर की थी जिसकी रक्षा वो कई सालों से कर रहे थे। आगे जैसे ही वो अपने मास्टर के बारे में बताता है यहाँ जियान शू उससे कहती है, क्या तुम उसी मास्टर के बारे में बात कर रहे हो जिनका नाम शिकैन है और एक दिन पहले ही तुम उनके समाधि पे फेयरवेल कह रहे थे? जिसपे यहाँ यांग रैन उसे सारी बात बताता है कि ये जो ब्लेड है वो मेरे मास्टर की थी जो कि किसी पूर्वज ने उन्हें सौंपा था। वो इस ब्लेड शॉट को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझते थे लेकिन आज तक उन्होंने इस ब्लेड का कभी भी यूज नहीं किया। वो हमेशा मुझे बताते थे कि वो इस ब्लेड के मात्र एक प्रोटेक्टर यानी कि गार्ड हैं और इसी किसी ऐसे बंदे को सौंपना है जो कि इसका असली हकदार होगा। लेकिन 10 साल पहले जब मैं और मेरे मास्टर इस चोंग टाउन में आए, इसी ब्लेड को पाने के लिए ही कुछ लोगों ने हमारा पीछा किया। रास्ते में ही वे लोग हमारा घात लगा करके इंतजार कर रहे थे। मास्टर ने ये ब्लेड मुझे सौंप दी और खुद मुझे बचाने के लिए उन हमलावरों का शिकार हो गए। जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि कभी भी इस ब्लेड को यूज नहीं करना, मैंने अपने मास्टर के साथ ही इस चिंघे ब्लेड को उनकी लाश के साथ ही इसकी समाधि बना दी। इतने सालों तक मैंने आज तक इस राज को छुपाए रखा और किसी को नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वापस से किस्मत मुझे एक खंडर टेम्पल में ले आएगी जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। अब आगे वे लोग उसी खंडर में होते हैं जहाँ 10 साल पहले यांग रैन और उसके मास्टर उन हमलावरों से बचने के लिए छुपे हुए थे। आगे जियान शुई यहाँ पे यांग रैन से कहती है कि तुम्हारे मास्टर को लगता है पता था ये जो ब्लेड है जिसकी वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो एक इविल ब्लेड है और इसकी डिमोनिक शक्तियाँ किसी को भी पजेस कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें आगाह किया था कि इस ब्लेड को यूज मत करना। ये चिंगी ब्लेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। क्या तुमने कभी इसके ओरिजिन के बारे में पता की कि ये कहाँ से आया है और इसका एक्चुअल में मास्टर कौन था? यांग रैन जियांशु से कहता है कि उसने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मास्टर ने उसे बस यही कहा था कि इसे कभी यूज नहीं करना
अब आगे यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसे यंग मास्टर श्याओ को दिखाया जाता है, जिसके पास वही लड़की आकर के उसके पीछे तो हाथ धो के पड़ जाती है ताकि वो यांग रैन को पकड़ के चैंग फेंग पैविलियन के हवाले कर दे और उस इनाम की घोषित राशि उससे मिल जाए। वो बार बार यहाँ पे श्याओ को उकसा रही होती है कि वो ये वांटेड किलर यांग रैन को पकड़े, लेकिन श्याओ जो होता है वो बार बार उससे कहता है कि चैंग फेंग पैविलियन के मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसा कि इस लड़की की फितरत होती है कि वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिंग होती है, इस तरह की बातें कह के उसे उकसाती है। तुम अपने आप को एक स्किल्ड फाइटर समझते हो, एक मामूली से 18 साल के लड़के को पकड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आखिर तुम किस तरह के फाइटर हो? जहाँ भी चैंग फेंग पैविलियन का नाम आता है तुम डर के मारे अपने कदम पीछे ले लेते हो, कहते हुए कि उनके मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उस ब्लेड सेट पैविलियन से तुम कुछ ज्यादा ही डरते हो। इस पे श्याओ जो होता है उसकी मैनिपुलेटिंग बातों में आ जाता है, कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कितना स्किल्ड फाइटर हूँ, तो अब बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। जिस पे वो लड़की उससे कहती है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुम्हारी रियल क्लाइंट नहीं हूँ। इस लड़के को पकड़वाना है, उसके लिए वो क्लाइंट बाहर बैठे हैं, तुम्हें डायरेक्ट उनसे बात करनी होगी। इधर वापस से हमें उसी खंडर को दिखाया जाता है जहाँ पे यांग रैन ने अपनी जिंदगी के अब तक की सारी कहानी जियांगशु को बता दी होती है। तरह उसके पहले मास्टर शिकैन के मरने के बाद जब वो इस बर्फीले इलाके में भटक रहा होता है तो ओल्ड मैन जू ने उसे बचाया था और तब से लेकर आज तक ओल्ड मैन जू ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है। आगे वो कहता है कि लेकिन ओल्ड मैन जू उस पे कई सारे अत्याचार करते थे। इसी उन्हें पता चला था कि वो एक शिकैन के डिसाइपल है, से ही उन्होंने यांग रैन को सताया है। वो रोज उसे कई टन लकड़ियां काटने का काम दे दिया करते थे, जो किसी बोतल से निकले हुए जिन की तरह ट्रीट करते थे। एक काम खत्म नहीं होता था कि वो मुझे दूसरा काम दे देते थे। बूढ़ा तो खुद शराब पीता रहता था और मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया करता था। वो बार बार ये कहते हुए मेरी बेइज्जती करता था कि उस शिकैन ने लगता है अपने इस छोटे से डिसाइपल को कुछ नहीं सिखाया। अच्छे से लकड़ियां काटो, अगर इतने कम फोर्स का यूज करोगे तो इसमें खरोंच तक भी नहीं मार पाओगे। इस बात ने यहाँ छोटे यांग रैन को गुस्सा दिला दिया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के बारे में अनाप शनाप कहना बंद करो। यहाँ पे एक छोटे से डिसाइपल और उसके ओल्ड मास्टर जू के बीच हमें बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। दोनों में यहाँ पे छोटा यांग रैन जो होता है समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ओल्ड मास्टर जू उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उनसे अटैचमेंट उसकी बढ़ गई। यही कारण था कि यांग रैन ने उनके इस एहसान के फेवर को लौटाने के लिए स्लेटर को सही सलामत उसकी जगह में पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा ली। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और वो जियांशु को बताता है कि एक बार इस लेटर को वो सही सलामत पहुंचा दे तो वो ओल्ड मैन जू का कर्ज उतार देगा, आराम से अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकता है। तो जियांशु उसे कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे यही पता चलता है कि ओल्ड मैन जू तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहे थे, वो तो तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए तुम्हारी एक खास तरह की ट्रेनिंग करवा रहे थे, क्योंकि लकड़ियों को काटना मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए एकदम फंडामेंटल प्रैक्टिस होती है। अब जैसे ही यहाँ पे यांग रैन ने उस लेटर के बारे में बताया होता है वो अपने पास उस सीक्रेट लेटर को ढूंढने लगता है जो कि उसके पास नहीं होता है। कि तभी जियांशु उसे दिखाती है कि ये लेटर मेरे पास है, क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे थे? यांग रैन उससे कहने लगता है कि ये लेटर मेरा है, मुझे इसे दे दो। यहाँ पे वो दोनों उस लेटर को लेकर के फिर से झगड़ा करने लगते हैं। जियांशु उसे कहती है कि एक बार मुझे चोंग टाउन पहुंचा दो, तब ये लेटर मैं तुम्हें सौंप दूंगी, फिर तुम्हें जहाँ इसे लेकर के जाना होगा वहाँ चले जाना। यांग रैन उसे कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा इसी बात से नफरत है कि कोई मुझे धमकी दे। और तभी यहाँ यांग रैन उसे जबरदस्ती लेटर लेने की कोशिश करने लगता है और उस हरकत की वजह से जियांशु उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। कि तभी एक दूसरे से उस लेटर को छीनने की होड़ में वो जो लेटर होता है वो ऊपर उड़ता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है उससे तेज निकलती हुई एनर्जी जो होती है वो यांग रैन को किसी खास जगह या रिल्म में ले जाती है। वहाँ पे उसे अपने चारों तरफ बस गोल्डन लाइट सी आती जाती दिख रही होती है। इससे पहले कि यांग रैन यहाँ समझ पाता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और कैसे आया, से एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि वो ग्रेट चेम्बर ऑफ ब्लेड नेम्स है। आगे वो आवाज उसे बताती है कि वो वॉइड स्टार ऑफ मास्टर है। उसे 5 अलग अलग तरह की मार्शल स्पिरिट की आकृतियां दिखाई देती हैं। वो आवाज उसे बताती है कि ये 5 ब्लेड प्रिंसिपल्स हैं। एक तरह की मार्शल आर्ट की टेक्निक होती है जो कि काउंटलेस ट्रायल के बाद सिर्फ 5 को ही सिलेक्ट किया गया है। तो वो आवाज बताती है कि उस ब्लेड की शक्तियों के साथ ये 5 मार्शल आर्ट्स के प्रिंसिपल मिल जाए कोई भी अन्याय को दूर कर सकता है। धीरे धीरे वो जो 5 प्रिंसिपल्स की टेक्निक्स होती हैं वहाँ पे यांग रैन के बॉडी के अलग अलग हिस्से में एब्सॉर्ब होने लगती हैं।
एक टेक्निक हाथ से जुड़ी होती है, कुछ पैरों से जुड़ी होती है और कुछ पूरे शरीर से। इसके बाद उसे बताया जाता है कि इस टेक्निक को पा करके हमारी बॉडी ब्लेड की तरह शार्प और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे तुम पूरे इंटायर वर्ल्ड में शांति की रक्षा कर सकोगे। और इसी ब्लेड जैसे हार्ट का यूज करते हुए तुम हेवन और अर्थ को भी कनेक्ट कर पाओगे, ये वर्ल्ड के सभी लिविंग बींग्स को कंफर्ट कर सको। और अब आगे उसे बताया जाता है कि यहाँ चूज करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक ब्लेड मास्टर की आकृति दिखाई देती है, जो कि यांग रैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ये उसके लिए मात्र एक टेस्ट जैसा होता है। यहाँ यांग रैन वापस से उस चिंगी ब्लेड के पोजीशन में आ जाता है और उसके अंदर से वही डिमोनिक एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं। यहाँ पे यांग रैन को लगता है कि जो जियान शुई है ही उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ जियान शुई जो होती है वो लगातार उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब यांग रैन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, यहाँ पे जियान शुई के पास उसे बांधने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो उसे बांध देती है और फिर अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे जियान शुई ने यांग रैन को काबू में करने के लिए उसे रस्सी से बांध दिया होता है, लेकिन जब वो उसे अपनी ओर खींचती है, वहाँ पे यांग रैन गलती से ही सही वो जियान शुई को किस कर बैठता है और इसी बदतमीजी के बदले में उसे एक जोरदार घूंसा पड़ता है। आगे ही जियान शुई उसे वापस से उल्टा लटका देती है। बेचारा यांग रैन जो होता है वहाँ हेल्प के लिए चिल्लाता रह जाता है। जियान शुई इससे कहती है कि इस तरह की हरकत दोबारा करने की कोशिश की रखना, अब की बार लटकाऊंगी नहीं बल्कि काम तमाम कर दूंगी तुम्हारा। वैसे भी उस चिंगी ब्लेड की डिमोनिक एनर्जी वापस से तुम पे हावी हो गई थी, जिसपे यांग रैन उससे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आगे इसका हल क्या निकले ये जानने के लिए जो जियान शुई होती है वापस से अपनी बुक में देखने लगती है, जो बात बात पे तुम पे अपनी तलवार तान थे, अपने किए गए गलतियों को एक्सेप्ट ना करे, उन्हें इग्नोर करते हुए उन्हें छोड़ देना चाहिए। जियान शुई बिल्कुल ऐसा ही करती है। यहाँ यांग रैन को किस्मत के भरोसे छोड़ करके वो अपने घोड़े के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ यांग रैन जो होता है वो चिल्लाता ही रह जाता है कि ये बंदी तो बिल्कुल भी हार्टलेस है, मुझे बार बार इसी तरह के सिचुएशन में डाल देती है, उम्मीद है कि दोबारा इससे पाला नहीं पड़ेगा। आगे वो उसके लेटर को वहीं छोड़ जाती है। जो यांग रैन होता है थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वो रिकॉल करने की कोशिश करने लगता है। से वो गोल्डन लाइट के दिखने के बाद से क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं होता। इधर दूसरी तरफ जो जियान शुई होती है वो यही सोच में होती है कि पहले तो इस बंदे ने अजीब किस्म के डिमोनिक ब्लेड के बारे में बताया, जिसकी डिमोनिक एनर्जी उस पे हावी हो चुकी थी। अब ये मिस्टीरियस लेटर, ये बंदा जरूर ही कुछ रहस्यमय चीजें के बारे में जानता है जिसे छिपा रहा है। इससे पंगा लेने से अच्छा इससे दूर ही रहना बेटर है। आगे यहाँ यांग रैन को वापस से घोड़े की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि जियान शुई उसे वापस से बचाने के लिए आ गई है, लेकिन यहाँ पे उसका बैड लक, यहाँ पे वही चेंग फेंग पैविलियन के डिसाइपल्स आए हुए थे यांग रैन को ढूंढते हुए। जैसे ही वो उस खंडर टेम्पल के अंदर जाते हैं, लकड़ियों से निकलते हुए धुएं से उन्हें शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई आया था। पूरे टेम्पल को सर्च करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ यांग रैन को ये चिंता होती है कि कहीं ये लेटर उन बंदों के हाथ न लग जाए, इसलिए वो जैसे तैसे कोशिश करते हुए लेटर को अपने मुंह से उठाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वे बंदे यहाँ पे आकर के यांग रैन को ढूंढ पाते, यांग रैन ने उस लेटर को पकड़ लिया होता है और वक्त रहते ही वो उस बड़ी सी मूर्ति के पीछे छिप जाता है। लेकिन उस जगह से दूसरी तरफ छिपने के चक्कर में यांग रैन शोर कर देता है। उनमें से एक डिसाइपल उसे देख लेता है। तो फिर अब देरी किस बात की थी, वे सभी बंदे यहाँ पे यांग रैन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस लेटर के खुलने की वजह से यहाँ यांग रैन को अपने बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहले के मुकाबले अब उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है। अपने इस नई एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जो यांग रैन होता है वो इस डिसाइपल के अटैक से आसानी से बच जाता है और उनसे कहने लगता है कि चेंग फेंग पैविलियन के डिसाइपल्स का स्टैंडर्ड तो दिन ब दिन गिरते जा रहा है। तुम सभी के मूवमेंट्स इतनी ज्यादा स्लो है कि मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। इस बात ने उस डिसाइपल को और भी ज्यादा भड़का दिया होता है और वो लगातार यांग रैन पे अटैक करने लगता है। लेकिन यांग रैन इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है कि वो उसके हर एक मूव को आसानी से टॉच कर लेता है। और फिर अब यांग रैन के अटैक करने की बारी आती है। मात्र एक ही पंच से वो जो डिसाइपल होता है वो खंडर के बाहर जाके गिरता है। इस बात की खुशी यहाँ मनाने लगता है यांग रैन कि वो तो पहले के मुकाबले कई ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन अब बाकी के डिसाइपल्स यहाँ पे यांग रैन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। देर तक इनकी इसी तरह की चेस जारी रहती है। अपनी इस फ्लेक्सिब बॉडी का यांग रैन काफी मजे लेते हुए उन सभी को अच्छे तरीके से सबक सिखा रहा होता है।
वे बंदे अब भी मार खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ यांग रैन का पीछा जारी रखते हैं। यांग रैन यहाँ एक परफेक्ट लैंडिंग करते हुए अपनी ही खूबियों का बखान करना शुरू कर देता है। कहता है कि मुझ जैसे जीनियस का मुकाबला तुम सभी क्या ही करोगे। मेरे जैसे फ्लेक्सिबल बॉडी की इतनी परफेक्ट लैंडिंग क्या कभी तुमने कहीं देखी है? कि तभी मात्र एक छोटे से पत्थर से उसका ध्यान भटकता है और वो जो इतना बड़ा भी बखान कर रहा होता है उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से पत्थर के अटैक से ही वो नीचे गिर जाता है। आगे यहाँ यांग रैन ने जिस बंदे को दूर फेंका था वो वापस से उठ खड़ा होता है। अब अपनी बेइज्जती का बदला यांग रैन से वो लेने वाला था, से ये कहते हुए कि तूने बच्चे हमें काफी ज्यादा दौड़ाया है, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जैसे ही वो यांग रैन को जान से मारने के लिए अपने ब्रश के स्ट्रोक का इस्तेमाल करता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और न्यू कैरेक्टर की। इस बंदे का नाम फेंग ची होता है, जो कि तियांग फेंग गैंग का लीडर है। इसने यहाँ पे अपनी एक अमेजिंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए यांग रैन को मरने से बचा लिया होता है। इसके आते ही सारी डिसेपल्स की वहाँ पे खटिया खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो मामूली बंदा नहीं बल्कि एक विंड कटिंग ब्लेड मास्टर है। उस लीडर जाओ फेंगजी को देखते ही वे सारे डिसेपल्स यहाँ उससे माफी मांगने लगते हैं कि वे डिसेपल्स ऐसे मास्टर का सामना नहीं करना चाहते थे कि ब्लेड हवा तक को भी काटने की ताकत रखती हो। इस वांटेड पोस्टर को वो लीडर देख लेता है। यांग रैन जो होता है उनसे कहता है कि मैं इन सब के बारे में लिटरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सीन कट होता है और हमें जियांशु को दिखाया जाता है, जो कि अब चोंग टाउन पहुंच चुकी थी। उनमें जाती ही उसने भी यांग रैन की वो वांटेड पोस्टर देख ली होती है और कहने लगती है कि उस मैच्योर लड़के को तो आता जाता कुछ है नहीं, स्किल्स तो उसमें है ही नहीं है, बेवकूफों जैसी हरकत करता है। तो आखिर कैसे हो सकता है कि उस बेवकूफ ने घरों से भी ज्यादा को तबाह कर दिया हो। पोस्टर को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। इतना बड़ा मजाक मैंने बहुत दिनों के बाद सुना है। जिस पे उसके पास ही खड़ा बंदा उससे कहता है कि इसमें इतना फनी क्या है, मैं ये दिखाई नहीं देता कि ये जो वारंट है द चेंगफेंग पैविलियन ने जारी किया है। ब्लेड सिक पैविलियन कितना महान है इसके बारे में सभी जानते हैं। कैसे हो सकता है कि वो एक तरह का फेक वारंट जारी करें, जिस पे जियांशु से कहती है कि कौन जाने कि तुम्हारे उस चेंगफेंग पैविलियन के अंदर क्या मामला चल रहा है, कौन किस तरह की साजिश रच रहा है। हो सकता है कि उन्होंने अपने पर्पस को पूरा करने के लिए इस लड़के को फंसाया हो। जिस पे वो बंदा भड़क जाता है जियांशु पे और उससे कहने लगता है इस मार्शल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट चेंगफेंग पैविलियन की है। अरे हिम्मत कैसी हुई कि एक आउटसाइडर आ करके हमारे पैविलियन के बारे में इस तरह से बुरा भला कहने की। कि तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि ये लड़की भी लगता है कि उस वांटेड क्रिमिनल से मिली हुई है, ये तो उसकी साइड ले रही है। इस पे जियांशु भड़क जाती है और उनसे कहने लगती है हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी मास्टर की रेपुटेशन पे इस तरह की इल्जाम लगाने की, आज मैं तुम सभी को तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। पे सीन कट होता है और हमें वापस से यांग रैन को दिखाया जाता है कि अपनी सफाई में उस लीडर फेंग ची को कह रहा होता है कि उस पे गलत आरोप लगाए गए हैं। वो पैविलियन तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। ये सब कुछ उन लोगों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया है। यहाँ पे यांग रैन को अपनी बात बताते हुए अचानक से उसी शॉर्ट ब्लेड के बारे में याद आता है। तो उसे ढूंढने के लिए टेम्पल के अंदर जाता है तो वो ब्लेड उसे दिख जाती है। अब ये ब्लेड कुछ यूनिक सा होता है, इसके बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वह वाकई में ये ब्लेड तुम्हारी है। अब यहाँ पे यांग रैन इन्हें पे ही शक करने लगता है और सोचता है कि इन्हें सच्चाई बताई जाए कि नहीं, ताकि अमेजिंग पावर वाली ब्लेड के बारे में अगर इन्हें पता चला हो सकता है कि मेरे लिए ही मुसीबत आगे और खड़ी हो जाए, क्योंकि इसी चिंगी शॉट के कारण ही उसके मास्टर मारे गए थे। यांग रैन यहाँ सावधानी बरतते हुए उनसे ये झूठ बोलता है ये जो नाइफ ब्लेड है मुझे यूं ही रास्ते में चलते हुए मिल गई थी, इसमें ऐसी कुछ स्पेशल बात नहीं है, से भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए कहीं दूर जाना है तो मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। कहते हुए वो वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लीडर फेंग ची जो होता है वो उसे रोकते हुए कहता है कि जब इस ब्लेड को तुमने यूं ही रास्ते से उठाया है तो इसे हमें दिखाने में तुम्हें किस तरह की आपत्ति हो रही है, तो जरा देखने दो कि रास्ते में कोई यूं ही इस तरह की अमेजिंग ब्लेड को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन यांग रैन ने यहाँ वापस से उस ब्लेड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है, जिससे उसके ऊपर वापस से वही डिमोनिक पोजीशन हावी हो जाता है। उन्हीं गैंग मेंबर के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ जो लीडर फेंगजी जो होता है वो उससे एक कदम आगे होता है। उसने यांग रैन को उस डिमोनिक पोजीशन से बाहर निकाला होता है और उसे यही सलाह देता है कि जो ब्लेड तुम अपने साथ लिए घूम रहे हो ये एक डेंजरस वेपन है, जिसे सिर्फ वही काबू में कर सकते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर होती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हें इसका इस्तेमाल सावधानी से और सोच समझकर करना चाहिए। इतना ज्यादा तुम इस ब्लेड का कम यूज करोगे, इतनी ही ज्यादा तुम मुसीबत से बचे रह पाओगे। यांग रैन इसकी सलाह को सुनते हुए ये सोचने लगता है कि खामोखाई मैं इस पे शक कर रहा था।
ये तो एक अच्छा बंदा निकला, मैं इसकी सलाह को जरूर याद रखूंगा। आगे यांग रैन उसे थैंक यू कहते हुए अलविदा लेता है और हमारी किस्मत में दोबारा मिलना हुआ तो जरूर मिलेंगे। आगे यहाँ लीडर फेंगजी का एक साथी उससे कहता है कि इस बंदे के हाव भाव देख के मुझे नहीं लगता लॉन्ग टाउन में जो भी हत्याकांड हुआ है इसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो लगता है कि ये सही कह रहा है, इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे यांग रैन उनसे काफी दूर आ चुका था। अपने ब्लेड नाइफ से कहने लगता है कि आखिर तुम किस तरह की ब्लेड हो जो कि इतनी स्ट्रेंज हरकतें करती रहती हो, और इस बार तो तुमने मुझे मरवा ही डाला था। अब यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग फेंग पैविलियन के डिसाइपल्स जो होते हैं उन्होंने अपनी पहरेदारी और भी ज्यादा कड़ी कर दी होती है। लॉन्ग टाउन से बाहर निकलने और आने वाले रास्तों के ऊपर कड़ा पहरा दिया जा रहा होता है। हर एक बंदे की चेकिंग की जा रही होती है। वे लोग सबकी शक्लों को यांग रैन से मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब उस वांटेड पोस्टर के कारण तो यांग रैन बुरी तरीके से फंस चुका होता है। चॉन्ग टाउन से निकलना चाहता था, लेकिन इस सख्त पहरे से कैसे बचा जाए यही सोच रहा होता है। तभी हमें एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि एक मास्क लगाए हुए बंदे को उससे कहता है कि अपना मास्क हटाओ। वो बंदा सनकी टाइप का होता है। जैसे ही वो डिसाइपल उसे मास्क उतारने के लिए कहता है तो अपनी तलवार निकाल ली होती है। उसे कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं वो यांग क्लिफ गैंग का एक डिसाइपल हूँ और हमारी गैंग की ही पहचान ये मास्क है। अगर ये मास्क मेरे चेहरे से निकाला गया तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मेरे मास्क को टच करने से पहले मैं खुद को ही यहाँ पे जान से मार डालूंगा। उन डिसाइपल्स को लग रहा होता है कि ये बंदा हम पे ही अटैक करेगा, लेकिन ये तो अपने ही आप को मारने की धमकी दे रहा होता है। इसीलिए वो डिसाइपल एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि ये कोई पागल सन की मुझे लगता है, और ये वो यांग क्लिफ गैंग के डिसाइपल्स जो होते हैं पूरी तरह से पागल हैं। इससे उलझने से बेहतर है कि इसे जाने दे दिया जाए। अब उस मार्क्समैन वाले को जाने दे दिया जाता है, और यही देख के यांग रैन को यहाँ पे एक आइडिया सूझता है। न इसी मास्क की आड़ में वो यहाँ से बच के निकल सकता है। और अब यांग रैन उसी मास्क वाले बंदे का पीछा करने लगता है। बहला फुसला करके किनारे ले आता है। जब वो उसे बेहोश करने के लिए उस पे लगातार अटैक करता है, मास्क वाला बंदा होता है वो बेहोश ही नहीं होता, अपनी निंजा वाली तलवार से लगातार उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। कि मैंने पहले बताया कि ये लोग काफी ज्यादा सनकी और पागल टाइप के बंदे होते हैं। बंदे ने तो यहाँ यांग रैन पे अटैक करने के लिए तलवार चलाई होती है, लेकिन उसकी खुद की वेपन उस पे ही अटैक कर जाती है, कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहीं पे ही यांग रैन को मौका मिल जाता है उसकी वेशभूषा और मास्क को पहनने का। तो वो उस मास्क को पहन करके चॉन्ग टाउन से बाहर निकलने वाला होता है। इस तरह का एक और मार्क्समैन साथी उसके पास आता है। उसे कहता है कि इस तरफ कहाँ जा रहे हो? गैंग के लीडर ने एक मीटिंग रखी है और हमें वहाँ पे पहुँचना है। इस पे यांग रैन उससे कहता है कि दिन के इस पहर में मीटिंग कौन रखता है, वहाँ पे उसे खाना भी मिलेगा। इस पे वो दूसरा मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि हाँ, खाना तो होगा ही। ये सुन के यांग रैन भी उसके पीछे चल पड़ता है। यहाँ पे हमें उसी वो यांग गैंग की असेंबली दिखाई जाती है, जहाँ पे एक मीटिंग तो चल रही होती है और उसका जो मास्टर होता है वो लंबी चौड़ी भाषणबाजी कर रहा होता है। लेकिन इसी भाषण के दौरान ही उनका पेट से इतनी तेज आवाज आती है, उसे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही होती है। अब उस मास्टर का ध्यान यहाँ पे वो रैंक की तरफ आता है। वो रैंक के तो पसीने छूट जाते हैं कि इस मोटे ने तो मुझे इतनी जल्दी कैसे डिस्कवर कर लिया। वो जो मास्टर होता है वो अपनी भाषणगिरी जारी रखता है। ये लोग जिस सेक्ट लीडर को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि जियान शुई ही होती है, जिसे वे लोग फीमेल डिमन कह के पुकार रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ यांग रैन जो होता है वो राहत की सांस लेता है कि थैंक गॉड इसने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन उसे हैरत इस बात की होती है कि भला ये गैंग वाले जियान शुई के पीछे क्यों पड़े हैं। आगे वो मास्टर अपनी भाषणगिरी जारी रखता है और बताता है कि कई साल पहले हमारे गैंग के जो फाउंडर हुआ करते थे उनका सामना एक बहुत ही मार्शल स्किल वाले बंदे के साथ हो गया। कि हमारे फाउंडर यानी कि लीडर को मात्र एक जुजाओ शार्ट के जूनियर डिसाइपल ने हरा दिया। जिस दिन हमारे फाउंडर की हार हुई थी दिन हम वो यांग गैंग वालों ने ये शपथ ली थी हम अपना बदला लेकर के रहेंगे और तब तक ये मास्क नहीं उतारेंगे जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेते। उनके वे सभी गैंग वाले वहाँ पे नारे लगाने लगते हैं। इस बेवकूफी को देख करके यांग रैन समझ जाता है वो वे डिसाइपल इन्हें पागल और सनकी कह रहे थे। ये लोग बेसिकली एक हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और बदला लेने की आग में ये लोग इस मास्क को लगाए घूम रहे हैं। यहाँ सीन कट होता है और हमें जियान शुई को दिखाया जाता है। ने उन दोनों बंदों को अच्छा सबक सिखा दिया होता है। उसके और उसके सेट के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं कि तभी टाउन में घूम रही यहाँ पे जियान शुई को यांग गैंग का एक मार्क्समैन देख लेता है। उसने जियान शुई के मिलने की खबर जल्द से जल्द अपने गैंग मास्टर को पहुँचा दी होती है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये गैंग वाले जियान शुई के साथ क्या करते हैं। अब अगले एपिसोड की शुरुआत उसी वो यांग गैंग के असेंबली मीटिंग से होती है, जहाँ पे वे सभी जियान शुई को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं।
उनका जो गैंग लीडर होता है वो कहता है कि जियान शुई की लोकेशन का पता चल गया है और जल्द ही हम उसे मार करके अपना बदला ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पेट पूजा करने की जरूरत है। खाने का नाम सुन करके यहाँ रैंग फैंग की जान में जान आती है, क्योंकि वो काफी टाइम से भूखा था और इसी खाने की वजह से उसे असेंबली हॉल की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आया था। आगे उसे लग रहा होता है कि उसे तो 56 भोग दिए जाएंगे, मात्र उसे एक बोल में सिर्फ अंडे का ही सूप मिलता है, ना ही जिसमें सब्जियों का पता होता है और ना ही तेल का। यांग रैन उन सभी को कोस रहा होता है कि आखिर ये गैंग वाले किस गरीबी में जी रहे हैं, ये कितने कंजूस है, इससे तो अच्छा मैं बाहर ही खा लेता। अब वे सभी तो अपना मास्क नहीं हटा सकते थे, इसीलिए उस सूप को पीने के लिए एक स्ट्रॉ होती है। अब उस स्ट्रॉ से जरा जरा ही सूप अंदर जा रही होती है। इससे यांग रैन चिढ़ जाता है, उसे अब भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। वो अपना मास्क हटाता है और गटागट उस सूप को पीना शुरू कर देता है। ये बात जब दूसरों को पता चलती है तो सभी उसे तलवार की नोक पे घेर लेते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारी प्रतिज्ञा तो याद है, हमारे मास्क के हटाने का मतलब है मौत। ये जो अपने मास्क को हटाने की गलती की है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। गैंग लीडर खुद वहाँ धमकता है और यांग रैन से कहने लगता है कि तुमने हमारे गैंग के रूल्स को तोड़ा है, अब मैं तुम्हें खुद सजाए मौत की सजा दूंगा। तो वो यांग रैन यहाँ पे गैंग लीडर के कदमों में गिर जाता है और फिर जो अपना ड्रामा शुरू करता है वो अपने लिए न्याय की भीख मांगने लगता है। मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। कुछ दिन पहले ही जियान शुई से मैं उस खंडर जैसे टेम्पल में टकराया था। उस जियान शुई ने देखा कि मैं जवान और हैंडसम हूँ और जब मैं सो रहा था तो उसने मेरा गलत फायदा उठाया। उसने मुझे बांध दिया और मेरे साथ ऐसी हरकत की कि मैं किसी को बताने के लायक नहीं रहा। उसने मेरा फायदा उठाया है और अब मैं अपवित्र हो गया। कि दुश्मन यहाँ जियान शुई का नाम सुनते ही इन सभी के कान खड़े हो जाते हैं। वो गैंग लीडर कहने लगता है कि मैं उस जियान शुई को तो अच्छे कैरेक्टर का समझता था, लेकिन ये तो कैरेक्टर लूज निकली, जिसने दिन दहाड़े ऐसी बेशर्मी का काम किया है। ग्रैन यहाँ पे अपना ड्रामा चालू रखता है और वो उन सभी को जियान शुई के बारे में ये भड़काता है। जियान शुई ने तो हद तब पार कर दी, उसने मेरे नाम पे अपने घोड़े का नाम रखा है। ऐसा इसलिए उसने कहा है कि वो जिंदगी भर मेरे नाम के घोड़े के ऊपर राइड करना चाहती है। इतना कहते ही यांग रैन जो होता है वहाँ दहाड़े मार मार के रोने लगता है। वो लीडर उसे एक ड्रग देता है जो कि एक कलरलेस और टेस्टलेस होता है। इस ड्रग के एक ड्रॉप को वो जियान शुई को पिलाने के लिए कहता है। ड्रग के मात्र एक बूंद से ही उस जियान शुई की पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी। फिर उससे हम अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी और हमारे गैंग की बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। वहाँ पे वो जो गैंग मेंबर होते हैं सभी को इसमें एक मौका दिखता है। वो जियान शुई के साथ मजे करना चाहते थे, इसीलिए वो गैंग लीडर से कहने लगते हैं कि ये काम मैं करूंगा, कि ये नया नया बंदा इस काम को अच्छे से नहीं संभाल पाएगा। बारी बारी से यहाँ पे चीखने चिल्लाने लगते हैं कि उस जियान शुई को तो मैं ही ड्रग दूंगा। लेकिन यांग रैन झट से उस ड्रग को ले लेता है और उस गैंग लीडर को यह आश्वासन देता है कि मुझसे बेटर इस मिशन को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो उसे कहता है कि मैं हमारी इस गैंग के फाउंडर की बेइज्जती का बदला उस चुड़ैल से जरूर लूंगा। अब ये सारा मामला ऊपर से कोई और देख रहा होता है, जो कि वही यंग मास्टर शाओ होता है, जिसको उस लड़की ने यांग रैन को पकड़वाने के लिए वो वांटेड पोस्टर दिखाई होती है। वो उस काम को करने के लिए एग्री कर जाता है। लेकिन यहाँ पे असली प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब यंग मास्टर शाओ ने किसी बंदे को ये सारी बात बताई होती है और उससे कहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जिस बेवकूफ के बारे में इस पूरे टाउन में बात हो रही है वो मात्र एक मार्शल आर्ट का नौसिखिया है। तुम मुझे उसे बचाने के लिए इतने पैसे ऑफर कर रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो बेवकूफ एक लेजेंडरी शॉर्ट प्रिंस हो सकता है। वो मास्टर जिसने यांग रैन को प्रोटेक्ट करने के लिए शियाओ को हायर किया है, उसे कहता है कि हमारे बीच बस ये बात हुई थी कि तुम्हें यांग रैन को सही सलामत जुआन जेन सेक्ट तक पहुंचाना है। इससे रिलेटेड छानबीन करना या इस मामले के तह तक जाना ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इसलिए अपने काम से काम रखो। शाओ से कहता है कि आगे का सफर बहुत ही खतरनाक है और उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसे पूरा टाउन मारने के लिए पीछे पड़ा है, कुछ ज्यादा ही रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इस पे वो मास्टर फांग उसे और भी पैसे देता है, जिसपे वो शियाओ से कहता है कि उस बंदे पे इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो हायर करने से अच्छा था तुम खुद ही उसे सही सलामत वहाँ पहुँचा देते। जिसपे वो मास्टर फांग उसे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम अपने पैसे से मतलब रखो, बाकी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके एडवाइस के मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि यांग रैन को वो दो गैंग मेंबर जो होते हैं उसी सराय के सामने लाके खड़ा करते हैं। वहाँ पे जियान शुई ने आज रात के लिए बुकिंग की थी।
उसे कहते हैं कि उस जियान शुई का कमरा ऊपर है, मैं चुपचाप जाना होगा और अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द आना है। बाकी वे दोनों बाहर ही पहरा देने लगते हैं। यांग रैन यहाँ समझ चुका होता है कि उस गैंग लीडर ने जानबूझ करके मुझ जैसे आउटसाइडर को ये काम दिया है। मैं इस मिशन को पूरा करने में फेल हो गया तो ये गैंग वाले मुझसे अपना पल्ला झाड़ लेंगे। अब आगे यांग रैन अंदर जाता है और वो हमेशा ही गलत टाइम पे ही एंट्री करता है। जियान शुई जो होती है वो नहा रही होती है, लेकिन यांग रैन दरवाजे पे नॉक करते ही वो अंदर घुस जाता है। बदतमीजी के कारण जियान शुई ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया होता है। आगे वो उसे बेशरम नकारा और न जाने क्या क्या कहने लगती है। दोनों की अंदर से आते हुए इस तरह की आवाजें सुन करके बाहर बैठे वो जो दो गैंग मेंबर होते हैं वो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि काश मैं अंदर जाता तो मैं भी मजे कर रहा होता। कमरे के अंदर क्या हुआ था ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ सीन कट होता है। यांग रैन जियान शुई की तलवार के साथ उस गैंग लीडर के पास पहुँचता है। उसे वो तलवार देते हुए कहता है कि ये उस जियान शुई की अंडरलैट शॉट है जिसे वो चुड़ैल कभी भी अपने आप से अलग नहीं करती। देखिए उस गैंग लीडर को यांग रैन पे पूरी तरह से भरोसा आ जाता है। उसे लगता है कि यांग रैन ने अपना काम कर दिया है। जियान शुई मारी जा चुकी हर वो फाइनली अपने मास्क को हटा करके यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब अपने इस जश्न को मनाने के लिए सभी लोग एक साथ ही ड्रिंक पीते हैं। तो आए उस गैंग लीडर के इन एक सिप पीते ही सभी के सभी वहाँ ढेर हो जाते हैं। वो गैंग लीडर समझ जाता है कि इसका तो कट चुका है कि तभी वहाँ पे एंट्री लेती है जियान शुई। उस कमरे में क्या हुआ था एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यहाँ पे यांग रैन ने जियान शुई को सारा मामला बता दिया होता है। इस तरह से वो यांग गैंग वालों ने तुम्हें पॉइजन करने के लिए मुझे एक ड्रग दिया है। यहाँ जियान शुई उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। यांग रैन के दिमाग में एक बेटर आइडिया आता है। वो उसे बताता है कि वे लोग संख्या में बहुत ही ज्यादा हैं। अगर तुम अकेली गई तो उनका सामना नहीं कर पाओगी। इससे बेटर प्लान मेरे पास है कि उनके इस जहर को उन्हें ही दे दिया जाए। वो गैंग लीडर यहाँ दहाड़े मारकर ही रोने लगता है और यांग रैन से कहने लगता है कि मैंने तुझ पे इतना ज्यादा भरोसा किया और इस चुड़ैल की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। जियान शुई यांग रैन से कहती है कि इस मोटे से खड़े होकर के क्या बातें कर रहे हो, तो मैं अपने शॉट के एक ही स्ट्राइक में खत्म कर डालूंगी। लेकिन वो गैंग लीडर जो होता है अब इतना भी कमजोर नहीं होता कि एक ही स्ट्राइक में मारा जाए। जियान शुई के हर एक मूव को आसानी से डॉज कर लिया होता है। फिर यहाँ पे इनके बीच एक आइकॉनिक फाइटिंग सीन को हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे जियान शुई की मदद करने के लिए जब यांग रैन भी इस फाइट में कूद पड़ता है, लेकिन वो उस गैंग लीडर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब काफी देर तक इनकी फाइट इसी तरह से कंटिन्यू रहती है, लेकिन उस गैंग लीडर ने अब अपनी सारी एनर्जी को एक जगह गैदर कर लिया होता है और अब अपनी पूरी ताकत के साथ वो जियान शुई पे अटैक कर पाता है। इससे पहले ही यांग रैन यहाँ पे आ जाता है। इस खतरनाक से हमले को डॉज कर लिया होता है और जियान शुई की जान बचा ली होती है। अब आगे यांग रैन ने उस मोटे गैंग लीडर से फाइट करने के लिए अपने उसी डेमोनिक चिंगी ब्लेड को यूज कर लिया होता है। पकड़ते ही उस ब्लेड डेमन का पोजीशन यहाँ फिर से यांग रैन पे हावी हो जाता है और फिर यहाँ पे यांग रैन और उस गैंग लीडर की जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। अब उस चिंगी ब्लेड की ताकत का तो पता ही है। जो गैंग लीडर होता है यहाँ पे वो रैंक के सामने टिक नहीं पाता, तो उसकी ऑन द स्पॉट ही वहीं पे मौत हो जाती है। यांग रैन की ये ताकत देख करके जियान शुई भी हैरान रह जाती है। पहले ही ये बंदा अपने मार्शल आर्ट में कितना ज्यादा नौसिखिया था, कम टाइम में इसकी पावर आखिर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो चुकी है। आगे यांग रैन यहाँ जियान शुई से कहता है कि तुमने मेरी कई बार प्रोटेक्शन की है, इसीलिए अब की बार मेरी बारी थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। हमारे बीच अब हिसाब बराबर हुआ। तो अकेले ही उस वोयांग गैंग का खात्मा करके वहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है, जो कि वही कमांडर ची होती है। नौसिखिया था, कम टाइम में इसकी पावर आखिर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो चुकी है। आगे यांग रैन यहाँ जियान शुई से कहता है कि तुमने मेरी कई बार प्रोटेक्शन की है, इसीलिए अब की बार मेरी बारी थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। हमारे बीच अब हिसाब बराबर हुआ। तो अकेले ही उस वोयांग गैंग का खात्मा करके वहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है, जो कि वही कमांडर ची होती है। कमांडर ची ने यहाँ पे अपनी चाल चल दी होती है। वो अपने चमचे उस हुआ से कहती है कि इस कॉन्टिनेंट के जितने भी सारे बड़े बड़े मेजर सेक्ट्स हैं, सभी को हमारा धमकी भरा लेटर मिल जाना चाहिए। जो लोग हमारा इस काम में साथ देंगे उनके लिए तो बस फायदा ही फायदा है। इस मेजर सेक्ट ने भी हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। उन सभी को मैं खुद पर्सनली डील करूंगी और मुझसे डील करना तो उनके पूरे सेक्ट की तबाही होगी। वो चमचा उसे बताता है कि बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। आजकल सबसे ज्यादा उछलने वाला सेक्ट वो त्यांग फेंग है, जिसका लीडर वो जाओ फेंगची जो है के खिलाफ उठने के लिए अपनी ही एक अलग आर्मी तैयार कर रहा है। उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया, तो वो हमारे चिंगफिंग पैविलियन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। कि वो बताता है कि उसने कई सारे सेक्ट्स को हमारे खिलाफ कर दिया है।
इसीलिए उसका जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमारे प्लान के मुताबिक हमारे इस चेंगफेंग पैविलियन को अगर ऊंचाई पे उठना है, भी ब्लेड सेक्ट के कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्हें हमें मारना होगा। भी बहुत सारे ब्लेड सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, इसीलिए पहले उन कांटों को हमें निकालना होगा। जिसपे वो कमांडर ची उसे कहती है कि इन सब को मैं खुद संभाल लूंगी और काफी दिनों से तुमने अपनी वफादारी का सबूत पेश नहीं किया है, इसीलिए उस बागी लड़के यांग रैन की मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। वो जहाँ भी है उसे ढूंढ करके जल्द से जल्द खत्म कर डालो और उस लीडर को मेरे पास ले आओ। कि उस तियांग फेंग के लीडर फेंगची का क्या करना है ये मैं देख लूंगी। इस पे वो चमचा हुआ उसे कहता है कि मैं आपकी इस आज्ञा का पालन तो अपनी जान दे करके भी करूंगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान के किसी बेहड़ में भटक रहे होते हैं। प्यास के मारे उनकी हालत पूरी तरह से खराब होती है। ये लोग जुआन जिन सेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ जियान सुई उससे कहती है कि या तुम्हें सच में पता है कि यही वो सेक्ट की तरफ जाने का रास्ता है, जिसपे यांग रन उसे बताता है कि मेरे ख्याल से तो रास्ता यही होना चाहिए। ये सुनकर जियान सुई उस पे भड़कने लगती है कि अरे बेवकूफ, अगर तुझे रास्ते का पता नहीं है तो क्यों लीड कर रहे हो? अगर इस रेगिस्तान में हम भटक गए तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। जिसमें यांग रन उसे कहता है कि देखो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, कि आगे जाकर के मुझे तो कोई बस्ती दिख रही है, वहाँ हमें पानी जरूर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वे आगे जाते हैं नजारा तो बिल्कुल अलग ही होता है। वो जगह पूरी तरह से काले धुंध से भर जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने वहाँ पे डार्क मैजिक किया है। कि तभी अचानक से जियान शुई पे कोई हमला करता है। जियान शुई इस अटैक को तो डॉज कर लेती है, लेकिन उस पे कई सारे और भी अटैक किए जाते हैं। तभी जियान शुई की नजर उस बंदे पे पड़ जाती है जो कि छुप के इन पे एरो से हमले कर रहा होता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उस पे अटैक करती है वो बंदा तो वहाँ नहीं होता, उसकी जगह पे एक गुड़िया होती है। अब इनके साथ ये मायावी खेल कौन खेल रहा होता है ये लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ही जियान शुई उस बंदे का पीछा करने के लिए दूसरी ओर जाती है। ग्रैंड बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। भी ये हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही चमचा हुआ होता है, जिसने मौका देकर के यांग रैन को धर दबोचा होता है। ये वो हुआ उसे कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही चमकीली हैं। निकाल करके मैं इनका नेकलेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कमांडर ची को पेश करूंगा। मेरे इस गिफ्ट से मेरी कमांडर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। अब यहाँ पे कमांडर ची का नाम सुनते ही यांग रैन जो होता है वो समझ जाता है ये बंदा उसी चेंगफेंग पैविलियन का है, कि मुझे मारने के लिए आया है। सीन यहाँ कट होता है और इधर दूसरी तरफ कमांडर ची को उसका ईगल एक संदेश देता है। इसमें हुआ ने ये लिखा होता है कि उसने उस यांग रैन को पकड़ लिया है, जल्द ही वो उसका काम तमाम कर देगा। आगे वो अलायंस लीडर जिन के पास जाती है और उसे कहती है कि मर्जी के मुताबिक आपका काम किया जा चुका है, अब आपकी बारी है अपने वादे को निभाने की। वो अलायंस का लीडर कहता है कि मैंने अपने व्हाइट हॉर्स अलायंस के डिसेपल्स को चारों तरफ जंगल में फैला दिया है। मेरे डिसेपल्स ने उस जॉ फेंगची के ठिकाने का पता ढूंढ लिया है और मैं खुद पर्सनली जा करके उसकी जान वहाँ पे लूंगा। अब ये जॉ फेंगची वही होता है जिसने कुछ दिन पहले यांग रैन की जान बचाई थी उन्हीं डिसेपल्स से। इधर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो हुआ यांग रैन को जान से मारने वाला होता है, यहाँ जियान शुई उसे बचाने के लिए आ जाती है और यहाँ पे इनके बीच फाइटिंग शुरू हो पाती कि हम देखते हैं और वहाँ पे इस तरह का डार्क मैजिक क्या होता है, तरफ से तलवारें आकर के उन्हें ही अटैक कर रही होती हैं। यहाँ यांग रैन समझ नहीं पाता कि आखिर ये किस तरह का ब्लैक मैजिक है। उसने इसका सामना करने के लिए अपने उसी चिंगे ब्लेड का इस्तेमाल किया होता है। आगे वो चमचा हुआ वापस से वहाँ पे छिप जाता है। दोनों से कहने लगता है कि कितने दुख की बात है, दोनों की ये जो लव स्टोरी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। बीहड़ जंगल में तुम्हारी लाश सड़ती रह जाएगी। ये वो छिप करके इन दोनों पे ही स्नेक अटैक कर रहा होता है। इस चमचे हुआ के लक्षण बहुत ही अजीब होते हैं। क्यों अपने हर एक वेपन को चाट रहा होता है। उसके पास एक अजीब किस्म की रिंग जैसी वेपन होती है कि कई बार घूमते ही उसके अंदर से कई सारे एरोज एक ही साथ निकल रहे होते हैं। आगे यहाँ काफी देर तक इनकी फाइट इसी तरह से जारी रहती है। वह यहाँ यांग रैन से कहता है कि तुझे तो मैं बहुत ही नौसिखिया समझता था, लेकिन लड़के तुझ में भी काफी दम है, इसलिए तो तूने उस गाँव को काफी आसानी से डरा दिया था। लेकिन मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस लेटर को मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। हो सकता है कि मैं तेरी जान यहाँ बख्श दूं। अब इस पे जो यांग रैन होता है वो थूक देता है। उसे कहता है कि बच्चा किसे कहता है, मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ कि तू जैसा बंदा सिर्फ चमचागिरी ही कर सकता है। हुआ उसे बताता है कि मैं एक काफी रेपुटेटेड खानदान का बंदा हूँ। अब उसके फैमिली का नाम सुन करके यहाँ पे जियान शुई उससे कहती है कि तुम्हारी ये जो हुआ फैमिली है वो 4 ग्रेट मार्शल आर्ट फैमिलीज में से सबसे ऊंची पे आती है, और इतने रेपुटेटेड फैमिली से होते हुए आखिर तुम उस चेंगफेंग पैविलियन के एक चमचे बन के ही रह गए।
जिस पे वो चमचा हुआ यहाँ जियानशु से कहता है कि आज लड़की तुझे भी मैं एक एडवाइस देता हूँ कि अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारी किस्मत में बिल्कुल तुम्हारे मास्टर की तरह ही हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने भी हमारे चेंगफेंग पैविलियन का साथ देने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्हें भी वहीं पहुंचा दिया गया जहां बाकी सभी गए हैं। जो हमसे कोऑपरेट नहीं करता उनका नामो निशान ही इस पूरी दुनिया से मिटा दिया जाता है। ये सुनते ही यहाँ पे जियानशुई आग बबूला हो जाती है। तो ये पता लगते है कि उसके मास्टर को गायब करने वाले यही चेंगफेंग पैविलियन के ही बंदे होते हैं। वो उस पे गुस्से से अटैक करना शुरू कर देती है। तो वो हुआ उसके अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि वो सारे सेक्ट्स जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया, उन सभी लीडर्स को दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है, वो भी हमारे चेंगफेंग पैविलियन वालों ने। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तेरी किस्मत भी बिल्कुल तेरे मास्टर की ही तरह होगी। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें भी उनके पास भेजने वाला हूँ। अब इसी डायलॉग बाजी के दौरान इनकी फाइट चल रही होती है, जहाँ जियानशु उससे कहती है आखिर ये सब करने का पॉइंट क्या है। चेंगफेंग पैविलियन तो किसी जमाने में न्याय को स्थापित करने वाला एक पैविलियन हुआ करता था। ब्लेड मास्टर यांग जियो ने खुद ब्लेड सेक्ट की स्थापना की थी, जो कि पूरे मार्शल वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का काम करता था। लोगों ने ब्लेड सेक्ट का नाम पूरी तरह से डुबो दिया। चेंगफेंग पैविलियन के नाम से दूसरे मेजर सेक्ट्स को डराया धमकाया करते हो। आखिरकार ऐसा करने का मकसद क्या है? जिस पे हुआ उसे कहता है कि इन सब की वजह बस यही है, किसी को नफरत है, किसी को जेलसी है, किसी को पावर चाहिए, किसी को अपने अंदर की डिजायर्स पूरी करनी है। और ये जब सारे एक साथ मिल जाते हैं तो क्या अच्छा और क्या बुरा इसकी पहचान खत्म हो जाती है। फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता इसके अलावा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और सिर्फ उसी का ही दबदबा रह जाता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। आगे जियानशु उसकी नॉनसेंस बातों को काफी देर से सुनती ही जा रही थी, लेकिन अब उसका पारा चढ़ता है। उसने अपने उस कैंडल लाइट शॉट का इस्तेमाल करके एक ऐसा भयानक हमला किया होता है कि निकलती हुई एनर्जी पूरे जंगल तक फैल जाती है। और अब आगे यहाँ पे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो गाइज आप लोगों को ये नई सीरीज कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट मुताबिक उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और साथ ही मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। इस तरह की और भी अमेजिंग सीरीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है सिवाय सब्सक्राइब बटन दबाने के। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।